खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी सरकार से सपोर्ट वापस लेकर सरकार गिरा दी है। महबूबा मुफ्ती को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी दावा कर रही है कि महबूबा अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई। दहशतगर्दी और कट्टरवाद बढ़ना, सीज फायर की इज्जत ना होना, जम्मू लद्दाख की तरफ ध्यान ना देना इस तलाक की वजह बना। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी ने जम्मू में अपना कोर वोट बैंक बचाने के लिए इस अलायंस से खुद को अलग किया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद महबूबा ने कहा कि बीजेपी की सख्ती की पॉलिसी कश्मीर में नहीं चल सकती और सेंटर जम्मू कश्मीर को दुश्मन टेरिटरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। पीडीपी का एजेंडा हीलिंग टच का है। मुफ्ती ने यह भी साफ किया कि कश्मीर के मुसलमान बीजेपी की वजह से असहज थे और अब उनकी पार्टी किसी और पार्टी के साथ फिलहाल अलायंस नहीं करेगी। कहा यह जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बीजेपी फिलहाल ऐसा भी कोई एक्सट्रीम कदम उठा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फिलहाल किसी तरह के अलायंस या सरकार बनाने की कोशिशों से इनकार कर रही है। मतलब यह कि कश्मीर में अब फिर से गवर्नर रूल काबिज होगा। पर सवाल तो यह है कि पिछले 3 सालों के इस बेमेल अलायंस का जो खामियाजा जन्नत ने भुगता है उसका हिसाब कौन देगा? आखिर कौन है कश्मीर की आज की बदतर हालत का जिम्मेदार? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गठबंधन सरकार में भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। बेमेल दोस्ती बिलाखिर टूट ही गई। बीजेपी ने पीडीपी से नाता ही तोड़ लिया। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मुस्ताफी हो गई। जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा इतनी तेजी से बदलेगा इसका अंदाजा किसी को न था। 40 महीनों की पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की हुक्मरानी के दौरान कई बार तुर्शी तलखियां और तल्ख कलामियां भी हुई, जिससे ऐसा गुमान कई बार गुजरा कि नविश्ते दीवार सच हुआ चाहता है। लेकिन तमाम तर फिक्री और नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद हुकूमत चलती रही। इस दौरान ऐसे वाकयात भी रोनमा हुए जिस पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तिफाक राय न था। आसिफा आबरूरेजी और कत्ल केस, पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमात की वापसी, रमजानुल मुबारक में मशरूत जंगबंदी समेत ऐसे कई मामलात रहे जिस पर दोनों जमातों पर खींचतान हुई। अब जब बीजेपी का मोह भंग हो गया तो दोनों तरफ से इल्जाम और जवाबी इल्जामात की बारिश हो रही है। जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है। हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रहने की और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर जिन्होंने बहुत कुछ सहा ग्राउंड लेवल पे, पीडीपी के वर्करों को जमीनी सतह पे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी मगर उसके बावजूद वो खड़े रहे। रियासत की सियासत यकायक सीमावी हो गई है। एनसी और कांग्रेस मुतहरिक हो गई हैं। दोनों का कहना है कि बीजेपी और पीडीपी दोनों ने रियासत को तबाह कर दिया। उमर अब्दुल्ला रियासत में चुनाव जल्द कराने के हक में है, जबकि कांग्रेस किसी की हिमायत न देने की बात कह रही है। गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा। नहीं, हम किसके साथ, हमारे पास तो बहुमत है ही नहीं। वो समय तो था जब हम लोगों ने बताया था कि एक ग्रेटर अलायंस होना चाहिए, पीटीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो उस वक्त तो पीडीपी जल्दी भाग गई बीजेपी की गोद में। तो अब तो उनके साथ बनाने का सवाल ही नहीं। अब तो पीडीपी को अपने साथ लेने का, वो तो खुद डूबे हैं। उनके साथ जो भी जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। जम्मू कश्मीर सियासी दौराहे पर है। अब यहाँ से रियासत की सियासत का रुख क्या होगा? क्या कोई मुतबादल हुकूमत रियासत को मिल पाएगी या गवर्नर राज ही वाहिद रास्ता है? 87 रुकनी रियासती असेंबली में पीडीपी की 28, बीजेपी की 25, एनसी की 15, कांग्रेस की 12 जबकि दीगर की 7 सीटें हैं। सादा अक्सरियत के 44 सीटें दरकार हैं। पीडीपी किसी से हिमायत न लेने का ऐलान कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द चुनाव चाहती है, जबकि कांग्रेस किसी की हिमायत न करने की बात कर रही है। और ऐसे में गवर्नर रूल के अलावा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल रियासत और मुल्क दोनों के लिए नेक फाल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो 40 सालों में 8वीं बार जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू होने जा रहा है। इस बात के पूरे आसार हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई अलायंस बन पाएगा और किसी की सरकार बन पाएगी इस हालात में, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुहिन सिन्हा आज मुंबई से मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। साथ ही साथ श्रीनगर का भी हम रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन और एमएलसी यासिर रेशी साहब हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और साथ ही डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संघ की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले तुहिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी पीडीपी में तलाक होगा, यह तो हर कोई जानता था कि यह दिन तो आने वाला है, अब वो दिन आ गया। लेकिन अब जिस अंदाज में यह सब कुछ हुआ है, क्या हम ये माने कि यह करारनामा है कि आप 3 साल से ज्यादा वक्त तक सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल रहे? हम करारनामा माने इसको? देखिए, जब 3 साल पहले हमने साथ में सरकार बनाई थी, उस वक्त भी वैचारिक मतभेद जो हमारे बीच थे उसके बारे में हमें पता था, पर वो समय की ज़रूरत थी, क्योंकि जो इस प्रकार का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था कश्मीर की असेंबली में, जहां जम्मू और कश्मीर की असेंबली में, कि जहां 87 सीटें थी वहां 28 पीडीपी को मिली थी और 25 जो है वो भाजपा को मिली थी। तो ऐसा नहीं था कि उस समय भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी कि तीनों पार्टियां जो है बीजेपी को छोड़कर जो तीनों पार्टियां वो एक साथ आकर सरकार बना पाए, लेकिन ये नहीं हुआ था। और यदि बीजेपी और पीडीपी सरकार नहीं बनाती तो दूसरा विकल्प सिर्फ एक ही था, वो था कि दोबारा चुनाव कराना, जो कि किसी के हित में नहीं होता। तो हमने जो है कॉमन एजेंडा के तहत सरकार बनाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमें यह आभास हो रहा था कि महबूबा जी के जो डिमांड्स थे, पहले एमनेस्टी था, फिर वो सीज फायर हुआ, इन सभी में हालांकि हम पूरी तरह से उसके पक्ष में नहीं थे, हमने उनकी कन्विक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन शुजात बुखारी साहब की मृत्यु के बाद भी जब उन्होंने सीज फायर की एक्सटेंशन की बात कही, वहां हमें लगा कि ये मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि राष्ट्र हित में नहीं होगा, देश ये राज्य के हित में नहीं होगा। लेकिन तुहिन मैसेज ये गया है, स्वीकार किया, तुहिन मैसेज ये गया है, और मैसेज क्या गया है? जम्मू कश्मीर ने 3-3.5 साल तक इस बेमेल अलायंस की कीमत चुकाई है। मैं ये कहूंगा, आपने सरकार चलाने के चक्कर में और अपनी सरकार बनाने के चक्कर में जम्मू कश्मीर की आवाम का ख्याल नहीं रखा। यह सीधा सवाल है इस वक्त आपके सामने, क्योंकि इस बेमेल अलायंस की बहुत बड़ी कीमत चुकाई कश्मीर ने। ये आरोप, देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो शादियां वर्कआउट नहीं होती हैं वो भी आप कई बार काफी लंबे समय तक खींचते हैं अपने संतानों के लिए। तो हमने जो किया वो राज्य के हित में किया, लेकिन जब हमें अभी भी 3 साल बाकी है अगले चुनाव होने में कश्मीर में, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि जो भी हम चाह रहे थे वो, देखिए, हमने हर तरफ से अकोमोडेट करने की कोशिश की। आपने सीज फायर की मांग की, हमने सीज फायर अकोमोडेट किया, लेकिन जब हमें लगा कि वो रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है, जब वही संवेदनशीलता हमारे इंटरेस्ट के प्रति नहीं आ रही है, तब हम विवश हो गए थे। हमें लेना पड़ा ये निर्णय। ठीक है, आप कह रहे हैं लेना पड़ा, आपको ये कदम उठाना पड़ा। यासिर रेशी साहब, क्या आप वजह मानते हैं, जिस तरह का लगातार प्रेशर था महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार अपनी बातें मनवा रही थीं, आपको भी अंदाजा तो होगा कि यह दिन आने वाला है, लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को भनक तक नहीं लगी कि बीजेपी ऐसा भी कोई एक्सट्रीम कदम उठाने जा रही है और इतनी जल्दी उठाने जा रही। क्या सच्चाई यही है? आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह होने जा रहा है? देख लीजिए, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी बात रखने का मौका देंगे पूरा। ऐसी बात नहीं है कि महबूबा जी को कोई भनक नहीं लगी, क्योंकि जिस दिन हमने गवर्नमेंट बनाई, जिस दिन हमने गवर्नमेंट बनाई, पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम पे, तब भी 3 महीने लगे। तब भी तो बनक थी, तब भी तो ऑफर थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट बनाइए।
ये जो हमने किया, मैं इसमें किसी का कसूरवार नहीं, मैं बीजेपी को वो कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं आज, क्योंकि जिस दोनों पार्टियों के नेक नीति से ये गवर्नमेंट बनाई थी कि कहीं ना कहीं से हम राज्य में और पूरे मुल्क में एक शांति लाएं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम पे 3 महीने अगर गवर्नमेंट रुकी, वो किस लिए रुकी? कोई बातचीत तो हो रही थी। जब दोबारा महबूबा जी के टाइम पे फिर 2 महीने 2.5 महीने लगे, क्यों रुके? कोई ना कोई बातचीत हो रही थी। हम इस मुल्क और इस राज्य को कैसे बनाए, चलाएं। ये खाली कुर्सी लेने की बात नहीं थी। अगर ये खाली कुर्सी लेने की बात होती तो कुर्सी तो हमें कांग्रेस भी 6 साल के लिए टर्म दे रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दे रही थी, लेकिन जो मैंडेट मिला था, हमें अंदाजा था कि जम्मू और श्रीनगर अलग अलग नहीं चल सकते हैं। जम्मू की 25 सीटें अलग हैं, कश्मीर की अलग है। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने हमारे मतलब सिर्फ आपने अपना नफा नुकसान देखा ना, सियासी नफा नुकसान देखा गया, तिकड़मबाजियां की गई कि किसके साथ हम रहेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा सौदा, ये देखा गया ना। इस वक्त देख लीजिए इसमें सियासी नहीं, हमने सियासी नफा नुकसान नहीं देखा। हमारी पार्टी ने तो फिर क्या देखा? मुल्क की हित क्या मिला 3-3.5 साल में? हित के लिए आपकी सरकार के 3-3.5 साल के शासन में जनता को क्या मिला, ये बताइए। बीजेपी आज खुलेआम ये आरोप लगा रही है कि महबूबा मुफ्ती अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? देख लीजिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। बीजेपी ने भी एक फैसला लिया था, इनको भी, अगर मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने खाली हुकूमत के लिए फैसला लिया था। इन्होंने सोचा था जब पिछली गवर्नमेंट का जो लूप होल्स मिले थे, जो एक अच्छी गवर्नेंस नहीं मिली थी, एक माहौल मिला था, एक खराब माहौल पैदा हो गया था वहां पर। बीजेपी ने भी 3 महीने रुके, चाहे वो महबूबा जी के टाइम पे, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम पे। ये चाहते थे कि हम ऐसे यहाँ पर हालात कैसे ठीक करें। 3 साल से पहले भी आप हालात ले लीजिए, आज का हालात ठीक है ऋषि साहब, ठीक है 47 से आप ठीक है। इमरान एक मिनट, गवर्नर रूल हुआ, ऋषि साहब समझ गया मैं आपकी बात, सारे नफे नुकसान की आपने बात की। इमरान नबी डार, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ऋषि साहब तमाम बातों को रख रहे हैं, बीजेपी और पीडीपी का ये बेमेल अलायंस था, लेकिन मजबूरी थी, सियासी मजबूरी थी। ये खुद बीजेपी के जेएंडके के जो प्रेसिडेंट है वो खुद मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि अगर वो नहीं साथ आते तो आप लोग मिलकर सरकार बना लेते, तब भी शायद ये दिन देखना पड़ता कश्मीर की आवाम को। सही है ये बात ना? नहीं, ये तो आप बिल्कुल, ये हम सरकार बनाए या किसने सरकार बनाई वो तो आपका परसेप्शन है, लेकिन पीडीपी और बीजेपी ने जो ये सरकार बनाई, ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का एक जीता जागता नमूना है। इन्होंने जो है, जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, जब इनको मैंडेट मिला, 2015 में, 2016 में देखिए आप हालात कहां से कहां पहुंच गए, 2017 में भी हालात वैसे की वैसे ही रहे, 2018 में भी आप देखिए। अब हम इन हालातों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज की हालात में देखिए आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कितनी सिकुड़ के रह गई। तो ये एक वाज़ेह कर देता है कि ये 3 साल एक मॉन्यूमेंटल फेलियर के तहत रहा, और आज बीजेपी ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम फेल हो गए, हम यहाँ की हालात को जो है ठीक करने में फेल हो गए। उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दी, उन्होंने बाज़ाब्ता, आज जो है राम माधव जी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर लिया है कि उनकी सरकार फेल हो गई। तो ये कहना कि एक जरूरी था अलायंस करना, ये अलायंस इसकी वजह से नहीं हुआ कि आप जम्मू और श्रीनगर को जोड़े, ये अलायंस सिर्फ और सिर्फ सियासी जो है रोटियां सेकने के लिए, और जो है एक अपना मकसद पूरा, पीडीपी को अपना मकसद पूरा करने के लिए, केवल पावर की तरफ जाने के लिए, और कोई मुद्दा और मकसद नहीं था। सपोर्ट क्यों नहीं लिया? अरे मैं आपके बीच में नहीं आया। अरे यासिर जी एक सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो आप मुझे भी इंटरप्ट। अरे यासिर जी, आप इंटरप्ट नहीं करिए, मुझे नहीं सुनना। नहीं, आप सुन लीजिए ना, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप जब आपका मौका आएगा तब आप बोल लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि पीडीपी पूरी तरह से फेल हो गई। ये इस हुकूमत को चलाने में, इस स्टेट को चलाने में, आज के हालात में देखिए कि कश्मीर जल रहा है, जम्मू में पोलराइजेशन हो गई है, कम्युनल लेवल इतनी हाई हो गई है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया। रीजनलिज्म के नाम पे आज जम्मू और कश्मीर को बांटा जा रहा है, वहां लद्दाख में भी हालात सही नहीं है। आपने तो बेड़ा गर्क कर लिया जेएंडके स्टेट का, आपने तो हमको जो है मुश्किल में डाल दिया, पूरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को आपने जो है मुश्किल में डाल दिया, और आप आज हमको ये बता रहे हैं। तो आपने जो
बेड़ा गर्क करना था वो बेड़ा गर्क हो गया। चलिए अब बीजेपी ने आपके कुर्सी नीचे से छीन ली। बेड़ा गर्क तो हो गया, बेड़ा गर्क तो हो गया, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद अली खान साहब। अब यही गुजारिश है, मोहम्मद अली खान साहब जिम्मेदार कौन है? और अब आगे क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल? आगे क्या होगा? क्योंकि किसी भी तरह का और कोई अलायंस नहीं हो सकता, ये आपकी पार्टी ने भी साफ कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी साफ कर दिया, पीडीपी भी कोई कोशिश नहीं करेगी, यानी एक बार फिर गवर्नर रूल। पीडीपी थी, जरा बता दीजिए। देखिए वन टाइम ऑफर था समीर जी, अगर हमने इनको स्टार्ट में बोला था, स्टार्ट जो उमर साहब ने भी आज नहीं इमरान ऐसे नहीं, इमरान ऐसे नहीं, एक मिनट नहीं, मोहम्मद अली खान से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। जी जी जी, तो अब्बास साहब मेरा जवाब ये है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो गवर्नर की जो दायरा है जिसके तहत गवर्नर को गवर्नर का रूल इम्पोज किया जाता है, उसमें कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं, सीमाएं हैं, जिसके तहत गवर्नर रूल 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चुनाव की घोषणा करना होगी, उन्हें ऐलान करना होगा। मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने एक बड़ी सही बात कही, ये अपॉर्चुनिस्ट, जिसे उर्दू में मौका परस्ती कहते हैं, ये सरकार बनी थी मौका परस्ती पे। आपने बड़े सही सवाल किए। आपको याद होगा हसीब ड्राबू जी और राम माधव जी ने जब 2014 में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया था, तब भी विवाद हुआ था, तब भी लोगों में अनबन हुई थी इस बात को लेकर कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के प्रति क्या अप्रोच रहेगी, क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ही कुछ और कहा था, इन लोगों ने कुछ और कहा था, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। उसके बाद हमने देखा ये लोग आए सरकार में, और उस वक्त भी सवाल उठे कि आप चला पाएंगे कि नहीं। उसके बाद 3 साल में हमने कई ऐसी चीजें देखी जिनसे ये बात साबित हो गई कि इन लोगों से सरकार नहीं चलने वाली थी। मैं आपके सामने 3 मिसालें रखूंगा तथ्यों पर आधारित। सबसे पहले तो आपने देखा सबसे लंबा पीरियड ऑफ कर्फ्यू लगा, और वो 8 महीने के लिए एक वक्त को पूरे 8 महीने गुजर गए और कर्फ्यू हटा नहीं। सारे कामकाज और जिसे कहते हैं बिजनेसेस खत्म हो गई, कोई तिजारत ही नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। भाजपा के तर्जुमा क्या बोल रहे थे मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, शायद कोई इशू है इसमें हेडफोन में, मगर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो मुझे इतना बता दें इन 3 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जनता उनसे बहुत नाराज है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और शायद इसी बात को नज़र में रखते हुए, इसी बात को जानते हुए और इसी बात की डर से आज भाजपा ने घबराहट में, जल्दबाजी में सरकार रद्द कर दी और कहा कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। वो भूल गए कि डिप्यूटी सीएम उन्हीं के थे और आरोप लगाने लग गए इन लोगों पे। जब डिप्टी सीएम आपके हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कहा जा रहा है कि सरकार नाकामयाब रही, इस वजह से अपनी ही सरकार, जी जिस सरकार का आप हिस्सा थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात आपने कही कि जो खिसकता वोट बैंक था बिल्कुल उसकी चिंता थी। अमीर हैदर जैदी साहब, ये क्या 2019 की तैयारी है क्या, जिसकी वजह से ये, क्योंकि ये सारी घटनाएं जिनका आज हवाला दिया गया, ये तो लगातार हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। फिर ये 2019 की तैयारी करते हुए, ताकि जो अपना वोट बैंक है उसको भी साधना है, जो प्रखर राष्ट्रवाद की मशाल लेकर चलते हैं, इस वजह से पीडीपी से अलग होकर 2019 में चुनावी समर में उतरना है। समीर भाई, एक सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि हमने देश हित में समर्थन वापस लिया है। हाँ, तो क्या अब तक जो आप समर्थन कर रहे थे या सरकार चलाए थे तो वो देश विरोध में चला रहे थे, जो आपने अचानक आपको ख्वाब नजर आया। राजनीतिक घटनाक्रम चुनावी साल बदलता हुआ नजर आएगा, बहुत जल्दी जल्दी बदलता। हाँ। जब पूरा देश इनसे सवाल पूछ रहा था, जब वहां से जवानों की ताबूत आ रहे थे, जब इनसे कहा जा रहा था, तो जब ये चुप बैठे थे, खामोश थे कि हमने देश हित में सरकार चला रहे हैं। हाँ। जवानों के ताबूत लगातार आ रहे थे, ये देश हित में काम कर रहे थे। आज भी देश हित में समर्थन ले रहे हैं। मैं बता देता हूं तथ्य क्या है। अभी सीआईए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि बजरंग दल और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, आतंकवादी संगठन है। उस पर देश में बहस ही नहीं हो रही, बहस ही नहीं करना चाहता कोई। नए नए घटनाक्रम सामने नजर आ रहे हैं। उसको कैसे जोड़ रहे हैं आप इससे? मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि पूरा देश उस पर सवाल पूछना चाहता है। हाँ। जब इनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप ये जो ताबूत आ रहे हैं, आपने कहा था 1 के बदले 10 साल लाएंगे, आप 1 के बदले 100 बोरी चीनी लेने चले जाने रहे हैं, पाकिस्तान से व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उस पर आप नहीं बोलते। अचानक आपको ख्वाब नजर आ गया, वो इसलिए कि उस पर बहस ना हो। कभी दिग्विजय साहब एक नया बयान देंगे आके, उस पे बहस होगी। अरे जब ये अपील करते हैं अमेरिका से
कि हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करो, तो उसे अगर अमेरिका ये कह दे हाफिज सईद को कि वो आतंकवादी है, तो वो आतंकवादी हो जाता है। जब ये कहता है अमेरिका के बजरंग दल आतंकवादी है, वीएचपी आतंकवादी है, तब उस पर बहस क्यों नहीं हो सकती? नया शगुफा, हमने देखो समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, पूरे देश के अंदर इनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। जब मुद्दों पर बात होने लगती है ना, कि किसान को क्या दिया, बेरोजगारों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, संघ के बारे में कहा जा रहा है कि संघ तो लगातार इस अलायंस से नाराज है और कहीं ना कहीं वो दबाव डाल रहा है, वो इस फेवर में है कि ये गठबंधन तोड़ दिया जाए। क्या आपको लगता है कि वो दबाव रंग लाया है? क्योंकि 2019 के चुनावी समर में जब बीजेपी उतरेगी तो एक बार फिर वही नेशनलिज्म की मशाल जलाने की कोशिश की जाएगी। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी कई बार गड़बड़ कर देता है। समीर तो भाई, उस वजह से क्या ये अलायंस तोड़ा गया है? समीर भाई, आपके ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आवश्यक समझता हूं जैदी साहब के बात का जवाब देना। एफबीआई और सीआईए ने कई बार भारत में जितने सारे मार्क्सिस्ट विचारधारा के एफिलिएट्स हैं उनके बारे में गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया है और कहा है कि वो लोग उन लोगों का आतंकवादी संगठनों के साथ सीधा सीधा साठगांठ है। तो ये जो इन्होंने कहा है, इसको मैं बेबुनियाद आरोप मानता हूं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उतरती तो जबरदस्त नुकसान होता। ये बात समझकर इस अलायंस को तोड़ा गया है क्या? मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं। जी, सरकार जब बनाई गई थी, आपको उस समय का हालात के बारे में समझने की आवश्यकता है। त्रिशंकु विधानसभा हुआ था, स्प्लिट वर्डिक्ट था, तो राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए, सब डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए, सो कॉल्ड राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की कीमत कितनी चुकाई जम्मू कश्मीर ने, वो भी हमने देखा 3 सालों। समीर भाई, मुझे हटवाने गए थे, जैदी भाई आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए, डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग प्रांतों का संतुलित वे में डेवलपमेंट हो, गवर्नेंस हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक पहल की गई। और आज अगर गठबंधन तोड़ा गया है, गठबंधन भी राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए तोड़ा गया है। उस समय राष्ट्रीयता को, और जब महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर गठबंधन कर सरकार चलाई तब राष्ट्रवाद का बहुत बार प्रयास हुआ है और बहुत ज्यादा उदारता दिखाया गया है, बहुत उदारता दिखाया गया है। उदारता के बार बार पहल के बाद भी अगर संतुलित वे में चीजें नहीं हो रही थी, तो मजबूरन दिल में पत्थर रख के वहां की सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ा। ये लोग जो आज इतना चिल्ला रहे हैं, आप याद कीजिएगा, इनके ही संगठन कांग्रेस और एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संगठन अमेरिका पिलेट गन का इस्तेमाल हो रहा था आतंकवादियों के ऊपर, संसद चलने नहीं दिए थे। संसद में पेंडोमोनियम इन लोगों ने खड़ा कर दिया था। जब आतंकवादी संगठनों उस समय इन्हीं लोगों ने संसद चलने नहीं दिया था। आज ये लोग राष्ट्रवाद की गुणगान गा रहे हैं। अपने गिरिबान में झांक के देखे कि इनकी क्या नीति है। दूसरी बात क्या है, ये आता है कश्मीर हो गया दत्ता जी, हो गया जो मसला है, नहीं अभी उस पर नहीं, अभी उस पर नहीं। तुहिन सिन्हा जिसकी जीत के लिए तुम हवन कर रहे थे, कांग्रेस की नीतियों के कारण ये नौबत आई है, आतंकवादी है। ठीक है, तुहिन सिन्हा महबूबा मुफ्ती आतंकियों की हमदर्द हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं हमदर्द हैं, अच्छा हुआ टूट गया गठबंधन। अगर ये बात आप लोगों को पहले से पता थी कि वो आतंकियों की हमदर्द हैं, तो आप 3 साल तक उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्द है, जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्द है, वो मुल्क की हमदर्द है। क्या मजबूरी थी आपकी कि आतंकियों के हमदर्द के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे थे? आज आप मुफ्ती साहिबा मिलकर आपने 3 साल मुल्क की हमदर्द है, जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्द है। सवाल वो यहाँ के जवानों की हमदर्द है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले मैं 30 सेकंड लूंगा। ये जो पूछा जाता है हमसे कि डेवलपमेंट क्या हुआ, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें कि पिछले 70 सालों में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, आज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई है। आप जम्मू के अंदर देख लीजिए, जम्मू का रिंग रोड हो, चिनानी नाशरी टनल हो, या फिर जोरजिला टनल के काम का प्रारंभ हो, तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये जो नैरेटिव है इसको आप त्याग दीजिए।
अब आपका जो सवाल है कि महबूबा मुफ्ती जी के बारे में, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पाकिस्तान के हमदर्द है, ये कहना जो है थोड़ा सा ये अनावश्यक बयान है। लेकिन पिछले एक महीने में जो उनका रवैया था, जो उनकी संवेदनशीलता थी, वो एक तरफा थी। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। शुजात बुखारी साहब की हत्या के बाद भी जब उन्होंने मांग की कि सीज फायर को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तब हमें यह निर्णय लेना पड़ा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनकी जो थी वो किस तरफ थी, लेकिन उनकी संवेदनशीलता जो है पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश के प्रति होनी चाहिए थी, जो हमें लगा कि जिसका अभाव हमें महसूस हुआ। ठीक है, यानी आपकी बातों के हिसाब से सीज फायर को एक्सटेंशन देने की जो उनकी मांग थी वो सबसे बड़ी वजह बनी इस अलायंस के टूटने की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कश्मीर की इस हालत का जिम्मेदार अब कौन है? अगर यह अनहोली अलायंस था, जो कि सरकार सत्ता पर काबिज होने के लिए यह सरकार बनी थी, तो हालत का जिम्मेदार कौन है? 3 साल में कश्मीर की हालत किसने की? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार तो गिर गई, बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस था वो टूट गया, और अब एक बार फिर सूबे में गवर्नर रूल लगने जा रहा है। इस बात में आपको कोई शक और शुबा नहीं रह गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीपी से यासिर रेशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर, ये बताइए, महबूबा मुफ्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी की जो सख्ती की पॉलिसी है वो कश्मीर में नहीं चल सकती और जम्मू कश्मीर को दुश्मन टेरिटरी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये जो बात है, ये जो ख्याल है, ये आपके मन में तब आया जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सभी दोस्तों को जो वहां पर बैठे हुए हैं और पूरे जो भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर ये मामला पीडीपी जो है वो 1999 में बनी है, ये हालात उसी दिन खराब हो गए जिस दिन सबसे पहले मकबूल भट्ट को फांसी दी गई। उस वक्त बंदूक यहाँ पर आए। उसके बाद जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तो यहाँ के जवानों में एक एलिनेशन आ गया। एक हालात यहाँ पर 90s में बंदूक आई। मैं इमरान साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, मतलब कितने कत्ल गार मतलब क्या है आपका कहने का? ये 2014 में खराब हुए, भूल रहे हैं आप, शायद बात रखने दीजिए इमरान साहब, बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि लड़के रूल के साथ थोड़ा सा इमोशन पर काबू रखें। रेशी साहब क्या बोल रहे हैं, हम पूरी बात सुन लें उनकी। अगर बीजेपी को लगा चीफ मिनिस्टर जर्नलिस्ट के बारे में बोला अनंतनाग में कि मैंने इनको बार बार कहते हैं महबूबा जी ने अगर कहा सख्ती से हालात देखे ना, सख्ती से हालात ठीक नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। हम उस पे बिल्कुल एजेंडे पे खड़े हैं कि आप ये बोलते थे कि ये लड़के खड़े हैं कि सख्ती से हालात, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत कत्ल गारत किया था। फारूक अब्दुल्ला साहब ने टास्क फोर्स बनाया था, उसने कत्ल गारत किया था, कश्मीर का कत्ल आम किया था नेशनल कश्मीर को और कांग्रेस की गवर्नमेंट। कत्ल गारत से कुछ मौका मिल गया आप लोगों को, जमकर एक दूसरे के खिलाफ सियासत करने का मौका फिर से मिल गया है। उसकी वजह से जो है कश्मीर की हालत कैसी हो गई है, और आज आप हमको लेक्चर कर रहे हैं क्योंकि सख्ती से कोई गड़े हुए मुर्दे हैं ना, ये सब फिर से निकलने लगे हैं, क्योंकि सियासत में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, ये हमने सुना है। अब ये सब निकलेंगे, हमें पता है। अब तक जिनका नाम नहीं लेते थे रईसी साहब, फिर से निकलेंगे, टॉफी खाने जाते हैं, वो फिर से निकलेंगे, पता है मुझे। लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे, जब उनकी बीनाई ली जा रही थी, ठीक है, 1000 से ज्यादा नौजवानों की बीनाई चली गई, और आपकी चीफ मिनिस्टर ने किया, और बल्कि उसने बेशर्म से अब आपको पता चल रहा है कि ये आपके लोगों के साथ सरकार में थे, दूध लेने जा रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी और क्या इनकी आइडियोलॉजी, आप यहाँ पर हमको और उसका अंजाम ही होता है जम्मू कश्मीर में 3 सालों। आपको अंदाजा लग रहा है कि आपने क्या किया स्टेट के साथ? आप पुराने दिन में कहा जा रहे हैं, आज की बात करिए।
उसी दिन कश्मीर वो के हालात आपकी बिगड़ चीफ गए। मिनिस्टर इमरान नबी डार साहब, ऋषि साहब, आप लोगों का हो गया। अब दूसरों को वक्त दीजिए और दूसरों की सुनिए थोड़ी। तो इनसे ना जिस दिन मकबूल भट्ट और अफजल गुरु को, जिस दिन मोहम्मद अफजल गुरु साहब को जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस फांसी दी, उसी दिन कश्मीरी जवान। बाकी का ऑडियो डाउन कीजिए। तो इन सिन्हा से सवाल है प्लीज। तो इन सिन्हा साहब बोलिए। देखिए, दोनों पार्टियां जो हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों में जो है कुछ उनकी मजबूरियां हैं, कुछ एक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लेकर कई बार हमने देखा है कि वो उग्रवादियों को लेकर तो इन उनकी मजबूरियों की छोड़िए, आप अपनी मजबूरी बताइए ना। आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने 3 साल तक सत्ता चलाई पीडीपी के साथ, इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बाद भी, जिसका खमियाजा स्टेट ने भुगता। आप अब खुद मान रहे हैं कि नाकामयाब रहे हम 3 साल। मैंने तो शुरुआत ही उस बात से की थी। समीर भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि हमारे पास उस वक्त और क्या परिस्थिति थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर प्रयास किया कि बाकी सारी पार्टियों को लेकर, भाजपा से अलग जो पार्टियां थी उनको लेकर सरकार बनाए। जब वो नहीं बनी, 3 महीने के बाद हमने केवल जो है क्या हुआ जम्मू और कश्मीर के हित में हाल में मिलकर सरकार बनाई, सरकार बना ले। ये इसका ये मतलब नहीं होता ना कि आपको छूट मिल गई। अगर आप सत्ता पर अगर यही बात होती तो आज जो है, अगर यही बात होती, 2014 कंपेयर करें 2015 से, तो फिर आप देखिए क्या हुआ है। अगर यही बात होती तो आज 2.5 साल बाकी थे। अगर आज यही बात, अगर सत्ता का लोभ कारण होता तो आज 2.5 साल जो है आराम से हम सरकार में बैठ सकते थे। सरकार में बैठना, भाजपा के इतिहास अगर आप देखें तो भाजपा जो है 50 साल विपक्ष में ही बैठी है। तो सत्ता का लोभ हमें कभी नहीं रहा है। कांग्रेस को सत्ता का लोभ रहा होगा, भाजपा जो है अपने जीवन काल में 50 से ऊपर साल जो है विपक्ष में बैठी है। मजबूरी थी अब आपकी। और आज भी हम विपक्ष में ही बैठेंगे कश्मीर में। कि 2019 को लेके ये कदम उठाया गया है राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्रीयता को सुरक्षित रखने के लिए, और जितने सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो हावी हो रहा था वहां पे, पाकिस्तान का जो एक षड्यंत्र था जिसपे कहीं ना कहीं पे जिसपे फॉर्डर डाल रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बहुत ऐसे नेता, उन लोगों को रोकने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। अफजल गुरु आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है और इन सब चीजों पे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। परिवार का या फिर तमाम जितने सारे राष्ट्रीय पार्टी है या फिर राष्ट्रीय विचारधारा के जो जितने सारे संगठन है, उन लोगों का जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत क्लियर सोच है और बीजेपी को आवाज डाउन करवा दूंगा। आप लोग ऐसे बीच में नहीं बोल सकते हैं। वहां पे अगर राष्ट्रीयता को लेके किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज अगर होती है, जैसे कि आर्टिकल 370 को लेके, 32A को लेके, तमाम इतने जितने सारे मसले हैं उस पे अगर कॉम्प्रोमाइज अगर होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय जितने सारे विचारधारा के लोग हैं, संघ परिवार का एक बाकायदा एक 70 साल का एक सोच है कश्मीर को लेके, और उस सोच में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। यहां पे सरकार इसलिए बनाया गया था क्योंकि धकेलना नहीं चाहते थे कि दोबारा चुनाव हो, जनता के जेब में पैसा की एक दोबारा लूट हो और हावी हो। सालों में आपने एक सब चीजों बार बार मौका दिया गया है, बार बार मौका दिया गया है चीजों को संतुलित करने के लिए। उदारता का एक तरह से मिसाल कायम करने की कोशिश की गई है संजाम पर बात तरफ से और उसके बाद जब लगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो चुका है, नाक के ऊपर से पानी बह रहा है, तो और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, ये नाक के ऊपर से पानी अब बह रहा है ज़ैदी साहब, या फिर इस बात का एहसास पहले दिन से ही था, सबको था? समीर भाई, पीडीपी ये साबित हो गया आज भी अफजल गुरु को शहीद मानता है। हाँ। बुरहान वानी को शहीद मानता तो मानते हैं डंके की चोट पर मानते हैं। अभी सामने आ गया, सुन लीजिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का जो राष्ट्रवाद है वो कश्मीरी मुसलमान है, और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है वो बनिया और ब्राह्मण है।
दोनों की अपने राष्ट्रवाद की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और जब ये दोनों आपस में टकराए ना, तो तब कुछ हुआ, ये नजर आ रहा है। दो विचारधारा अलग अलग है। हाँ। एक में मुसलमान नहीं समाता, एक में हिंदुत्व नहीं समाता है, एक में दलित नहीं समाता है, कहीं नहीं समा रहा है। तो ये धार्मिक अलगाववाद और धार्मिक कट्टरवाद, दो धार्मिक कट्टरवादों का बेमेल गठबंधन था, जिसे देश ने चुकाया, देश की फोर्स ने चुकाया। रोज वहां से हमारे ताबूत आते रहे, उन्होंने चुकाया, देश की नौजवान ने चुकाया, जिन्होंने वहां कुर्बानी दी। लेकिन इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ फिर दोनों एक हैं, दोनों का डीएनए एक है, दोनों के डीएनए में धार्मिक कट्टरवाद है, दोनों के डीएनए में धार्मिक आतंकवाद है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, ताबूत वहां से, ठीक है, ठीक है, दोनों का डीएनए एक है, बीच आपका भी और बीजेपी का। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, बीजेपी के लोग तो अब खुलकर ये मान रहे हैं, और ये अलायंस नहीं टूटा था तब भी मान रहे थे कि भाई हमारी मजबूरी थी, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते तो उसकी भी आइडियोलॉजी वही पीडीपी की तरह है, और पीडीपी की आइडियोलॉजी जो है वो तो है ही। आप मानते हैं ये मजबूरी है जम्मू कश्मीर में, और ये कांग्रेस की भी मजबूरी है जो बीजेपी की थी? आज देखिए, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा, क्योंकि अभी ये हाइपोथेटिकल्स डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, जो हकीकत है उस पर बात करते हैं। आज 3 बजे के करीब महबूबा मुफ्ती ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने अवाम की ख्वाहिशों के खिलाफ जाकर हम लोगों ने गठबंधन किया था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी आपको सत्ता हासिल करने की कि आपको अवाम की ख्वाहिशों के खिलाफ जाना पड़ा? दूसरी बात, जब मुझे हैरानगी होती है कि मेरे पीडीपी के भाई या मेरे भाजपा के भाई क्यों आके हमें इतिहास के पाठ पढ़ाने लगते हैं। आप लोग जब सरकार में आए थे तब तो आप ये नहीं कह रहे थे, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों से वादे किए थे, वहां की जनता से जम्मू कश्मीर के वादे किए थे। अब आप 3 साल बाद मुझे एक कामयाबी नहीं दिखा सकते। दत्ता साहब मेरे भाई कह रहे थे कि राष्ट्रवाद एक वजह है जिस वजह से गठबंधन टूटा। मैं माफी चाहता हूं, बड़ी बहुत ही कमजोर वजह है। और ये एक कहावत होती ना, लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल वाली बात के, मजबूरी में इसी को गुण बना लो। अगर राष्ट्रवाद सचमुच लोकसभा चुनाव में देश पूछता कि धारा 370 ऐसा करते जिसमें आप साथ को ले, देश पूछता ना इनसे, आप लोग उसका जवाब 2019 में नहीं दे सकते। उल्टे सीधे आप लोगों ने तो राष्ट्रवाद का तिलांजलि दिया है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस की 65 साल की इतिहास को जीता जागता उदाहरण है और गवाह है। कश्मीर आज अगर जल रहा है तो उसके पीछे देन अगर ठीक है, हो गया। एक मिनट, मोहम्मद अली खान साहब आप चाहे तो 70 साल की बात कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर आपको सरकार में, जी मैं बस ये कह रहा हूं दत्ता साहब, आप चाहे तो इतिहास की बातें कर सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका हक है, मगर आपको जब सरकार में लाते हैं लोग तो इस उम्मीद से नहीं लाते कि आप अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हें ब्लेम करते रहें। आप अपने सुझाव, आपको ये ताकत इसलिए दी है, जिम्मेदारी दी है कि आप लोग सरकार चलाएं, मगर 3 साल में ये आपकी बहुत बड़ी विफलता की निशानी रहेगी कि आप लोगों की सरकार इस नौबत पे आके टूटी। और मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव कुछ ही दिन में हो जाएंगे, 1 साल में ज्यादा से ज्यादा। आप खुद देख लीजिएगा, फैसला कर लीजिएगा कितना आपने जनता का भरोसा तोड़ा, कितना आप आवाम के साथ खड़े थे, और सचमुच राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट देने के लायक हैं कि नहीं, ये आपको जवाब मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन खान साहब क्या आपको लगता है जिस तरह से आज महबूबा मुफ्ती ये कहती रही कि भाई पीडीपी का एजेंडा जो है वो हीलिंग टच का था, और धारा 370 को लेकर जो लोगों के मन में था वो हमने डर दूर किया, रमजान में हमने सीज फायर लागू करवाया, यहां तक कि 11,000 नौजवानों के खिलाफ यानी पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लिए गए, ये सब कहीं ना कहीं वो अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना रही हैं। समीर जी, मुझे यहाँ पे प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। जी, हैरानगी की बात है। जहां तक सीज फायर का सवाल है, मुझे याद है कि राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया था, और इस पे भी महबूबा मुफ्ती जी ने काफी हैरानी जताई थी। हम लोगों ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के बयान से साफ हो जाता है कि ये पीडीपी का दबाव था, मगर उस वक्त जी बिल्कुल सही वो कह रही हैं ये, मगर उस तरफ जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, राम माधव जी और राजनाथ सिंह जी ने श्रेय लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो सबसे आगे खड़े थे श्रेय लेने के लिए कि इतने मुबारक महीने में हम लोग हाथ आगे बढ़े, और सचमुच मुझे लगा कि अच्छा कदम भी था उस वक्त। मगर जिस प्रकार से इन लोगों ने किया, हम लोग कह रहे थे असेंबली में रेजोल्यूशन लाइए, सब साथ साथ पास करते, असेंबली में लाए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली फैसला लिया था।
आज भी ये मेरी राय नहीं है, तथ्यों पर आधारित बात है। आपके चैनल पे हम ये विषय डिबेट भी कर चुके हैं। तो जब आप लोग ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई हैं, तो फिर आपको मैं कहूंगा ये आपके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है जब इस मुकाम पे आके। ठीक है, इमरान नबी डार, आपको लगता है आप खुद तय नहीं कर पाते फायर को लेकर अगर वो भ्रष्ट है तो आप भी महबूबा मुफ्ती का वो एक बड़ी वजह बना इस अलायंस के टूटने का, या फिर आपको वजह कुछ और नजर आ रही है? ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये वजह थी भाई, सीज फायर के मुद्दे पर वो अड़ गई थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी एक महीने में। देखिए समीर जी, आपने जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जिसमें उन्होंने 370 का जिक्र किया, मैं यहाँ एक वाज़ेह चीज़ करना चाहता हूँ कि 370 के साथ भी छेड़छाड़ की गई। जो हसीब द्राबू साहब है, उन्होंने जो फिस्कल ऑटोनॉमी जिसका यहाँ स्टेट के पास इख्तियार था वो तक सरेंडर कर दी जब सरफियासी एक्ट यहाँ पे लग गया। तो 370 की जो एक थ्योरी बनाई जा रही है वो सरासर गलत है। मैं स्टार्ट से ही बोल रहा हूँ कि PDP की फाउंडेशन झूठ पे मुनासिब है और ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज के हालात में ये मुझे नहीं पता है कि इन्होंने बीजेपी ने क्यों वापस लिया, ये सीज फायर की वजह से लिया या किस चीज की वजह से लिया, लेकिन जो सामने वजह आ रही है, आप सुन लीजिए ना, जो सामने वजह आ रही है 2019 का इलेक्शन सामने है और मुझे लगता है, हमको लगता है कि ये 2019 के इलेक्शन के लिए एक नया माहौल खड़ा करना चाहते हैं। जो इनकी इक्वेशन नहीं बन रही थी PDP के साथ 2019 में, तो उस वजह से जो है ये वापस लिया गया। ये एक थ्योरी है। दूसरी, PDP की आज ये जो एक एम्बैरेसमेंट हुई, ये आज नहीं हुई, इससे पहले भी हुई। इनको तो ये तक नहीं पता था कि बीजेपी आज जो है उनसे समर्थन वापस ले रही है, उनको तो टीवी से पता चला। ये एक दूसरा एक एम्बैरेसमेंट है। मुझे लगता है कि PDP को एक सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी ने इनके साथ खिलवाड़ किया। स्टार्ट जब मरहूम मुफ्ती साहब थे, मोदी साहब ने तो सीज फायर के पक्ष में आप भी थे। एक तरफा फौजी ऑपरेशन बंद हो, रोक लग जाए उस पर, उसके पक्ष में तो आप भी थे। अब महबूबा मुफ्ती अपने आप को शहीद एक तरह से जताने की कोशिश करेंगी कश्मीर की जनता के सामने। देखिए वो तो मैं आप बोल सकते हैं ना, मैं बोल सकता हूं। ये इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन में पता चलेगा कि मैं यहाँ के लोगों ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर लिया या नहीं किया, ये लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे सामने आ रहा है, दोनों ही शहीद रहेंगे। बीजेपी कहेगी देश के अंदर जाके चाहे PDP हो या बीजेपी हो, महबूबा कश्मीर में कहेगी शहादत देगी। बीजेपी की मजबूरी ये थी जब 2019 के चुनाव में जाते देश इनसे पूछता, भाई धारा 370 हटाने गए थे, क्या हुआ? वहां आप 56 इंच का सीना लेके गए थे, एक के बदले 10 सन लाने वाले थे, क्या हुआ? तो ये जवाब के नहीं दे पा रहे थे, बल्कि देश इनसे पूछ रहा था एक सर के बदले जो 100 बोरी चीनी आप पाकिस्तान से ला रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए। ठीक है, जहांगीर के भाई ने ये कहा था, औरंगजेब के भाई ने ये कहा था कि मैं एक के बदले 100 सन लाऊंगा। ये तो बीजेपी लेके आए, वरना हम खुद ले आएंगे। ये उसकी धमकी का नतीजा है जहांगीर के भाई। औरंगजेब ये बात हो रही है कि एक करार जो था वो 3 साल पहले हुआ था बीजेपी के साथ, आपका एक करार अब हुआ है ताकि समर्थन वापस ले लिया जाए, सरकार गिर जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर पाए। है इसमें दम कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए, न हमारे लिए ये कोई करारा है, न हमारे लिए कोई झटका है, क्योंकि जब हमने गवर्नमेंट की थी, जब हमने गवर्नमेंट बनाई थी, हमने उस वक्त भी टाइम और सोच समझ के बनाई थी। हमारे लिए कोई हम कार्ड न, हम कोई इलेक्शन कार्ड खेल रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ये अलायंस किया था, अलायंस था, उसमें हम बहुत शुक्र, हम किसी हद तक बीजेपी के शुक्रगुजार भी, उन्होंने भी कोशिश की कि चलाने की, अलायंस चलाने की, नहीं चल पाई। एक मुल्क इसके पीछे है, एक मुल्क आज एक मुल्क कामयाब हो गया एक गवर्नमेंट यहाँ पर गिराने के लिए। पाकिस्तान अगर आप कहेंगे, उसने चाहा था कि यहाँ पर, वो चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ना चले, उन्होंने बीजेपी ने भी कोशिश की और PDP ने भी कोशिश की थी, नेशनल कांग्रेस और बहुत से लोगों ने चाहा था कि यहाँ पर ये लोग सपोर्ट वापस ले लिया। नहीं, क्यों मिलिटेंट्स के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, क्यों नहीं मिलिटेंट, क्यों मिलिटेंट्स के पीछे पाकिस्तान नहीं है?
बंदूक जो भेज रहा वो पाकिस्तानी, आपको क्या लग रहा है जो हालात खराब हो गए वो पाकिस्तानी नहीं किए, जो वहां पर ताबूत भेजे वो पाकिस्तानी नहीं किए, आपने सत्ता नहीं चलाने दी, बीजेपी ने भी कोशिश की अलायंस चलाने की और पीडीपी ने डाल रहे थे अलगाववादियों को लेकर, कट्टरवादियों को लेकर, पत्थरबाजों अगर चलाने नहीं दी अलायंस, अगर आज जारी रखने को लेकर कामयाब किया, गठबंधन तोड़ना पड़ा, ये उन लोगों ने किया जो चाहते थे कि पाकिस्तान गठबंधन क्यों तोड़ा, हमें आज क्यों नहीं तोड़ा पाकिस्तान। जो आप खुद कह रहे हैं कि 2000 यहाँ पर इतने ताबूत आ गए, इतने कत्ल गारत हो गया, वो बंदूक तो कहीं से आ गया जी। आज वो अपने मकसद में जो चाहते थे, जिन्होंने यहाँ पर कत्ल गारत चाहा था, वो आज कामयाब हो गए हैं। हम बीजेपी को भी कहते हैं कि बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ ना चले। गुलाम नबी आजाद और बाकी कांग्रेसी कहते थे कि कल उसी दिन ये गवर्नमेंट टूटे, वो चाहते थे कि उसी दिन पाकिस्तान का एजेंडा चले यहाँ पर। आपने सपोर्ट वापस ले लिया, सरकार गिर गई। बिल्कुल। देखिए, मुझे ताज्जुब इस बात की होती है, कि जब हम इनके साथ अलायंस में होते हैं हमें अनहोली अलायंस कहा जाता है, जब उस अलायंस से बाहर होते हैं तो बाहर आने को अनहोली कहा जाता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ज्यादा जो है आपको खतरा किससे है, अलायंस में रहने से हमारे या अलायंस से बाहर आने को अनहोली कोई नहीं कह रहा है। तो ये कहना चाहूंगा, बात ये हो रही है कि अनहोली अलायंस इतने सालों तक चला क्यों? बिल्कुल आदत कर दी। ये हमने सबसे ज्यादा आप लोगों ने भी फैसला निभाया स्टोन पेंटर्स का, तो वो है फारूक अब्दुल्ला। आप उनके बयान चेक कर लीजिए, 2 सालों में जितना समर्थन, जितना सपोर्ट स्टोन पेंटर्स को उनसे मिला है और किसी से नहीं मिला है। और मैं दोनों पार्टियों से, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूं कि कश्मीर का आज भी पीडीपी महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु हिंदुस्तानियत के साथ होगा। आप सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, आप कश्मीर को अपनी आत्मा को हिंदुस्तान से जोड़िए, उस इंसान देश आपसे पूछेगा, ये देश आपसे पूछेगा, क्योंकि जब आपने दावा को किया तो वो भी मांग रहा है, सब जानते हैं। दावा जैसा शहीद हो सकता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तमाम जितने सारे जुलूसें निकली है भारत के विरोध में, सब जुलूसों में सीपीएम के, तुम्हारे चाचा ने कहा तुम्हारे 2 संगठन आतंकवादी है, बीएसपी और बजरंग दल आतंकवादी है, ये तुम्हारे चाचा ने कह दिया। इन लोगों का तो अब ये तुम्हें देश बताएगा कि आतंकवाद कहाँ पनपता है और कम्युनिस्ट विचारधारा से कहाँ पनपता है, ये तुम्हारे चाचा ने बता दिया है। को मानते हो तुम्हारा है, बुरहान वाहिनी का समर्थक आप लोग है, अफजल गुरु का समर्थक आप लोग है, आप लोग ने हमेशा समर्थन दिया है, हमेशा समर्थन दिया है। आप लोगों ने इन लोगों का जन्म दिया है, पैदा किया है। जम्मू कश्मीर के बजरंग दल को कहते हैं राष्ट्रवादी है, सबको आप लोगों ने अमेरिका उसे आतंकवादी कहता है, तो ये भी आतंकवादी है। हो गया आप लोगों का, हो गया आप लोगों से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं और नहीं चाहिए आप लोगों से। हो गया। तुहिन सिन्हा साहब, आपको लगता है कि ये बात आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है? पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है आप वो खुलकर बोल रहे हैं। आपके साथ जब अलायंस था तब भी दबे अल्फाजों में यही बातें कहते थे, लेकिन आप खुलकर बोल रहे हैं, तो ये पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। 2019 में आप पीडीपी के साथ से पीछा तो नहीं छुटा पाएंगे? देखिए, आज जो हमने निर्णय लिया ना, उसके लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। 2 साल और सत्ता में बना रहना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन जो पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास में 50-55 साल खुशी से विपक्ष में रही है, वो अपने आइडियोलॉजी में न समझौता कभी करी, ना उसने कभी समझौता किया था और ना करेगी। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, इसका नुकसान होगा या फायदा होगा 2019 में? जी अब्बास साहब, क्या अंदाजा? अब्बास साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी बोल रहा हूं, मुझे जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, जो तर्जुमा बोल रहे हैं, मगर जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि इन्हें नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी राजनीति जो है वो एक्सपायरी डेट के साथ आती ही आती है। जनता एक वक्त के बाद आपसे जवाब मांगती है। हम आपको इतनी उम्मीदों से लाए थे, आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, ठीक है, आपने क्या हासिल किया?
आखिर में यही सवाल है जो हर सरकार से पूछा जाता है, और अगर आप इसका सही से जवाब नहीं दे पाएंगे और अलग अलग राज्य देख रहे हैं कि आप अलग अलग राज्य दिखा रहे हैं, अलग अलग बाय इलेक्शंस दिखा रहे हैं कि आप लोगों की कमजोर पड़ रही है पकड़, और आपका पर्दाफाश हो चुका है। आप 70 साल की बात जितनी करनी है करिए, ठीक है, जितनी ठीक है। आप करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। बचा है, कुछ कर दीजिए। ये जो बात आपने लास्ट में कही है ये अहम है कि 3 साल में हासिल क्या हुआ, इसके हिसाब से ही जनता हिसाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।